डियर स्टूडेंट, आप सभी का मेरे चैनल फंडामेंटल क्लासेस में स्वागत है। एंड टुडे आई एम जस्ट गोइंग टू स्टार्ट न्यू चैप्टर दैट इज वेव मोशन, जिसको बोलते हैं तरंग गति। वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर फॉर द कंपटीशन एज वेल एज फॉर बोर्ड एग्जामिनेशन आल्सो। तो सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि वेव मोशन। पहले ये देखेंगे वेव यानी कि तरंग होती क्या होती है, व्हाट इज वेव। देखिए वेव क्या होता है। वेव इज ए काइंड ऑफ डिस्टर्बेंस विच इज क्रिएटेड इन ए मीडियम एंड दैट प्रोपोगेट इन दैट मीडियम विथ कांस्टेंट वेलोसिटी विदाउट चेंजिंग इट्स शेप। मतलब ये होता है तरंग जो होती है किसी भी माध्यम में एक प्रकार की हलचल होती है जो एक निश्चित चाल से अपना रूप बदले बगैर उस माध्यम में आगे की ओर बढ़ती चली जाती है। इसको हम लोग बोलते हैं वेव। अब देखिए वेव के लिए सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट क्या है। सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट ये है कि मीडियम इज वेरी नेसेसरी। माध्यम का होना बहुत जरूरी है। जैसे मान लीजिएगा ये मीडियम का पार्टिकल है, ओके। अब कोई भी वेव इसमें अगर जाती है तो ये डिसाइड करेगा कि मीडियम के पार्टिकल कैसे मूवमेंट करते हैं। तो वेव के लिए सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। तो पहले बता दिया मैंने, वेव एक टाइप की डिस्टर्बेंस है विद प्रोसीड इन द मीडियम विद कांस्टेंट स्पीड। अब मीडियम के पार्टिकल के लिए क्या होता है कि जैसे जैसे वेव यहाँ पर जाएगी तो जिसको हम लोग बोलते हैं कि इस वेव के लक्षण क्या होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेव। तरंग के क्या लक्षण है, एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले नंबर 1, जैसे कोई भी वेव उसी मीडियम में जाती है तो इन मीडियम के जितने भी पार्टिकल हैं ये आपकी सिंपल हार्मोनिक मोशन यानी कि सिंपल हार्मोनिकली मोशन करते हैं टुवर्ड्स देयर मेन पोजीशन। अपनी जो साम्यावस्था है इसके मेन पोजीशन में सिंपल हार्मोनिक मोशन करते हैं और ये पार्टिकल अपनी पोजीशन नहीं छोड़ते हैं और ना ही उस डिस्टर्बेंस के साथ आगे जाते हैं। तो पहला पॉइंट तो यही होता है कि ऑल द पार्टिकल ऑफ द मीडियम वाइब्रेट इन सिंपल हार्मोनिकली about their mean position and don't leave their position nor move with the disturbance। पहला तो पार्ट हुआ कि पार्टिकल न तो अपनी जगह छोड़ते हैं, सिंपल हार्मोनिकली अपनी मोशन को टुवर्ड्स टू एंड फ्रो करते हैं और उस डिस्टर्बेंस के साथ आगे नहीं जाते हैं। दूसरा पॉइंट ये होता है कि फेस, जिसकी कला उसको नहीं बोलते हैं हम लोग, फेस ऑफ ऑल पार्टिकल ऑफ द मीडियम चेंज कंटिन्यूसली। फेस ऑफ द पार्टिकल, वाइब्रेटिंग पार्टिकल, जब भी कोई वेव किसी मीडियम में जाएगी तो जितने भी पार्टिकल हैं उनकी फेस जो कला होती है वो हमेशा बदलती रहती है। तो हम इसको ऐसे बोलेंगे कि फेस ऑफ ऑल वाइब्रेटिंग पार्टिकल ऑफ द मीडियम कंटिन्यूस गोइंग चेंज ऑन, बदलती रहती है। अब फेस से क्या पता चलता है, फेस से ये पता चलता है कि उस पार्टिकल की पोजिशन यानी कि स्थिति और उसकी जो मोशन है जिसको हम वेलोसिटी भी बोल सकते हैं। तो फेस is that physical quantity that gives information of vibrating particle through its mean position, about position and motion। तो phase of vibrating particle continuously goes changing on, okay। तीसरा ये होता है कि velocity of vibrating particle is different at different condition। हर डिफरेंट पॉइंट पे ये vibrating particle की पोजीशन बदलते रहती है। फोर्थ ये होता है सबसे इम्पोर्टेंट कि velocity of wave in any medium is always constant because it depends upon the property of the material। It doesn't depend upon the frequency, wavelength or intensity, okay। यानी कि जो तरंग जाती है उसकी चालन नियत होती है कि ये मटेरियल की प्रॉपर्टी पर डिपेंड करेगी। अब सबसे इम्पोर्टेंट ये हुआ यानी मटेरियल जो मीडियम है, माध्यम जो बोलते हैं। तो मतलब ये हुआ कि वेव के प्रोपोगेशन के लिए मीडियम इज वेरी नेसेसरी। तो उस मीडियम में क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए, माध्यम में क्या लक्षण होने चाहिए। नंबर 1, सबसे पहले ये कि उस माध्यम में प्रत्यास्थता आई मीन इलास्टिसिटी की प्रॉपर्टी होनी चाहिए। इसलिए अगर मीडियम में इलास्टिसिटी प्रॉपर्टी क्यों होनी चाहिए, सो दैट पार्टिकल ऑफ द मीडियम may return back to their mean position after being displaced। जैसे वो अपनी एनर्जी को डिस्प्लेस करेंगे, डिस्प्लेस करने के बाद में फिर वो वापस अपनी जगह पर आ सकें। नंबर दूसरा ये है कि मीडियम मस्ट हैव द प्रॉपर्टी ऑफ इनर्शिया। माध्यम में जल्द का होना चाहिए। इसलिए
so that particle of the medium may store energy and overshoot the position of the mean position. नंबर 30 का ये है कि रेजिस्टेंस, जिसको बोलते हैं प्रतिरोध, रेजिस्टेंस amongst the particle of the medium must be negligible. रेजिस्टेंस बहुत कम होना चाहिए। और चौथा प्रॉपर्टी मीडियम का ये है कि डेंसिटी ऑफ द मीडियम में बी यूनिफॉर्म। माध्यम का जो डेंसिटी है, घनत्व, वो यूनिफॉर्म होना चाहिए। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये क्लियर हो गया कि फॉर प्रोपगेशन ऑफ वेव मीडियम इज वेरी नेसेसरी एंड मीडियम मस्ट हैव दीज 4 कैरेक्टरिस्टिक्स। मीडियम मस्ट हैव द प्रॉपर्टी ऑफ इलास्टिसिटी, इनर्शिया, लो रेजिस्टेंस ऑफ द पार्टिकल एंड डेंसिटी ऑफ द मीडियम मस्ट बी यूनिफॉर्म। ओके, अब सपोज करिएगा, जैसे मैंने बोला कि वेव के प्रोपगेशन के लिए मीडियम जरूरी है। सपोज करिए देयर इज नो मीडियम, दैट मीन्स देयर विल बी नो पार्टिकल। क्या होगा? नो वेव विल फॉर्म, नो डिस्टर्बेंस। सपोज करिए कहीं पर मीडियम नहीं है तो पार्टिकल नहीं होगी। जब वेव जाएगी तो कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगा, कोई वेव फॉर्म नहीं बनेगी। तो इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि मीडियम इज नेसेसरी है। इफ देयर इज नो मीडियम, लाइक नो पार्टिकल, नो वेव विल फॉर्म। जस्ट लाइक आप देखेंगे, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, साउंड वेव may not travel on the moon because there is no atmosphere. That's why nobody able to hear other on the moon. एक दूसरी बात हम लोग नहीं सुन सकते हैं, ठीक है। तो ये हुआ हमारा वेव के बारे में। तो व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेव, और वेव के लक्षण क्या हो गए। इसके बाद में हम लोग ये देखते हैं कि क्लासिफिकेशन ऑफ वेव्स, ये तरंगों का जो वर्गीकरण है कैसे कर सकते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, क्लासिफिकेशन ऑफ वेव्स, तरंगों का क्या वर्गीकरण। देखिए क्लासिफिकेशन ऑफ वेव कई टाइप से है। जैसे पहला हमारा होता है अकॉर्डिंग टू मीडियम। ओके, अकॉर्डिंग टू मीडियम। हम मीडियम के हिसाब से भी क्लासिफाई कर सकते हैं। इसमें 2 टाइप की वेव्स होती हैं। एक कहलाती है इलास्टिक वेव्स, दूसरी कहलाती हैं इलास्टिक वेव्स। इलास्टिक वेव्स को हम लोग मैकेनिकल वेव्स भी बोलते हैं, ठीक है, मैकेनिकल वेव्स। और ये इन इलास्टिक हैं, ये कहलाती हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। देखिए इलास्टिक वेव्स, दो वेव्स नीड्स मीडियम जस्ट लाइक मैकेनिकल वेव्स, और मीडियम की प्रॉपर्टी मैंने आपको बताई दी है, ठीक है। इसके बाद में आपकी आती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जस्ट लाइक जैसे विजिबल रेज हो गई, आपका अल्ट्रावायलेट रेज हो गया, गामा रेज हो गया, एक्सरे हो गया। दैट मीन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर दोज वेव्स व्हिच डिपेंड्स अपॉन द इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिकल प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैव नो नीड ऑफ एनी काइंड ऑफ प्रोपगेशन फॉर देयर मीडियम। ये आपके वैक्यूम में भी जा सकती है। तो पहला क्लासिफिकेशन हुआ अकॉर्डिंग टू मीडियम। फिर हमारा दूसरा है अकॉर्डिंग टू वाइब्रेशन। जो पार्टिकल है उसका पार्टिकल कैसे कैसे वाइब्रेट करता है, उसके हिसाब से भी हम वेव्स को क्लासीफाई कर सकते हैं। तो अकॉर्डिंग टू वाइब्रेशन में आप देखेंगे 2 टाइप्स की हमारी वेव होती हैं। एक तो होता है हमारा लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स और दूसरा होता है ट्रांसवर्स वेव्स। ट्रांसवर्स वेव्स, लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स को हम लोग बोलते हैं अनुदैर्घ्य तरंगें और ट्रांसवर्स वेव्स को बोलते हैं अनुप्रस्थ तरंगें। ओके, अब देखिए वाइब्रेशन में डिपेंड करता है। तो लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स क्या होते हैं? दोज वेव्स इन विच पार्टिकल ऑफ द मीडियम ट्रेवल तो नहीं करते बट मूव along the direction of the wave propagation. According to पहला तो मेरा क्लासिफिकेशन बी में क्लासीफाई द वेव्स ऑन द मीडियम वेव्स। दूसरा है अकॉर्डिंग टू द वाइब्रेशन ऑफ द पार्टिकल। तो वाइब्रेशन के हिसाब से क्या है, वेव्स में भी क्लासीफाइड इनटू 2 कैटेगरी। एक है लॉन्गिट्यूडिनल वेव यानी अनुदैर्घ्य तरंग, दूसरी है ट्रांसवर्स वेव, इसको बोलते हैं अनुप्रस्थ तरंग। अब लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स क्या होती है? द वेव्स इन विच पार्टिकल ऑफ द मीडियम वाइब्रेट अलोंग द प्रोपगेशन ऑफ वेव। तो ये इसमें क्या होता है? इसमें होता है वेव ट्रेवल इन परपेंडिकुलर, पार्टिकल ऑफ द मीडियम ट्रेवल इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन टू द वेव प्रोपगेशन। ये जो लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स होती है इसमें क्या होता है मैंने बताया आपको। जैसे ये है आपके पार्टिकल ऑफ द मीडियम, जैसे वेव इधर में आपकी जा रही है। ओके, तो ये जो पार्टिकल ऑफ द मीडियम है दे आल्सो ट्रेवल अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द वेव प्रोपगेशन।
मैंने पहले बोला कि इसके पार्टिकल सिंपल हार्मोनिकली मीन पोजीशन से टू एंड फ्रो होते हैं, अपनी पोजीशन को नहीं छोड़ते हैं। पार्टिकल नेवर लीव देयर पोजीशन बट दे ट्रेवल along the direction of wave propagation। तो ये चलती है कंप्रेशन एंड रेयरफैक्शन, इसको बोलते हैं संपीड़न और दुर्गम से चलती है। ये जो ट्रांसफर वेव्स होती है ये चलती है स्विंग और गर्व के फॉर्म में, ट्विस्ट एंड टर्फ से। तो पहले हम लोग डिस्कस करते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव। तो लॉन्गिट्यूडनल वेव में ये होगा कि दोज वेव इन विच पार्टिकल ऑफ द मीडियम ट्रेवल अलोंग द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव। लॉन्गिट्यूडनल वेव travels in the form of compression and rarefaction। compression में क्या होता है, पार्टिकल आर वेरी क्लोज टू ईच अदर, rarefaction में पार्टिकल बिकम फादर फ्रॉम ईच अदर। तो इसमें क्या होता है कि ड्यूरिंग द कंप्रेशन डेंसिटी एंड प्रेशर ऑफ द मीडियम इंक्रीजेस बट एट द टाइम ऑफ rarefaction डेंसिटी एंड प्रेशर डिक्रीजेस। तो हम ये बोल सकते हैं कि लॉन्गिट्यूडनल वेव ट्रेवल इन द मीडियम इन द फॉर्म ऑफ कंप्रेशन एंड rarefaction। एंड इसमें क्या होता है, चेंज टेक्स प्लेस इन प्रेशर एंड डेंसिटी इन केस ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव। और एक और होता है कि लॉन्गिट्यूडनल वेव में बी प्रोड्यूस इन ऑल द मीडियम। ये तीनों मीडियम में आप चल सकती है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ओके, बट हम ट्रांसफर वेव की बात करेंगे। इसमें क्या होगा, पार्टिकल ऑफ द मीडियम ट्रेवल इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन टू द वेव प्रोपगेशन। दूसरा होता है मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट टुवर्ड्स पॉजिटिव डायरेक्शन, ये एम्पलीट्यूड हुआ ऐसे नीचे, नेगेटिव में ये होगा मैक्सिमम एम्पलीट्यूड इन पॉजिटिव डायरेक्शन दैट कॉल्ड क्रेस्ट और इन नेगेटिव ट्रस्ट। तो ये हुआ कि ट्रांसफर वेव प्रोसीड इन एनी मीडियम इन द फॉर्म ऑफ क्रेस्ट एंड ट्रस्ट। और ये होता है ट्रांसफर वेव नीड्स रिजिडिटी, दैट्स व्हाई ट्रांसफर वेव मे बी प्रोड्यूस ओनली इन सॉलिड। एंड ये आप वाटर के आउटर सरफेस पे भी आप देख सकते हैं, जैसे जल में तरंग होती है तो वाटर वेव्स ऑन आउटर सरफेस में आपको भी ट्रांसफर वेव में एग्जाम्पल दे सकते हैं, जैसे वेव्स क्रिएटेड स्ट्रेच बाय रस्सी कोई तनी हुई है उसमें भी आपको ट्रांसफर वेव्स मिलेगी। और लॉन्गिट्यूडनल वेव जिसे आप देखेंगे स्प्रिंग का मोशन हुआ, एयर पार्टिकल का मोशन हुआ, दीज आर एग्जाम्पल ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव। तो हम लोग का क्लासिफिकेशन ऑफ वेव पहला हुआ अकॉर्डिंग टू मीडियम, जिसमें था मैकेनिकल वेव्स और दूसरा था हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। अकॉर्डिंग टू दी वाइब्रेशन हुआ, तो वाइब्रेशन के हिसाब से हुआ लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसफर वेव। तीसरा है अकॉर्डिंग टू द डायमेंशन ऑफ प्रोपगेशन। तीसरा है हमारा क्लासिफिकेशन में अकॉर्डिंग टू प्रोपगेशन, अकॉर्डिंग टू प्रोपगेशन ऑफ डायरेक्शन के हिसाब से किस डायरेक्शन जा रही है, तीन टाइप की होती हैं, वन डायमेंशनल, टू डायमेंशनल और हमारी थ्री डायमेंशनल। वन डायमेंशनल में क्या है, जैसे रस्सी में तली हुई डोरी, वेव क्रिएटेड इन स्ट्रेच स्प्रिंग। सेकेंड हमारा टू डायमेंशनल, जैसे वाटर वेव्स ऑन वाटर सरफेस। ये क्या होता है, आप देखेंगे ट्रांसवर्स है, इसमें मूवमेंट दो डायरेक्शन में होता है वेव का, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल। और थ्री डी में क्या होता है, यानी एक मोशन ऑफ ट्रेवल ऑफ वेव्स इन यूनिफॉर्म इन ऑल द थ्री डायरेक्शन, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। फॉर एग्जांपल लाइट वेव और साउंड वेव इन फ्री स्पेस। ओके, तीसरा ये हो गया। तो चौथा क्लासिफिकेशन हमारा हो जाएगा अकॉर्डिंग टू, इस चौथी में हमारा अकॉर्डिंग टू एनर्जी ट्रांसफर। अब एनर्जी ट्रांसफर में देखेंगे इतने दो टाइप की होती है। एक हमारा होता है प्रोग्रेसिव वेव्स, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं परिगामी तरंगें। ओके, और एक होता है स्टेशनरी वेव्स, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं अपरिगामी तरंगें। अपरिगामी तरंगें क्या होती हैं, वी विल डिस्कस thoroughly the wave in which all the particles of the medium vibrate in simple harmonic motion and progressive waves carry energy। तो एनर्जी कैरिंग के हिसाब से वेव्स आर क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरी, प्रोग्रेसिव वेव्स एंड स्टेशनरी वेव्स। और स्टेशनरी वेव्स स्टैंडिंग वेव्स जो होती हैं, इसमें क्या होता है, देयर इज नोड्स एंड एंटी नोड्स एंड दिस इज फिट बिटवीन टू पार्ट एंड एनर्जी इज नॉट कैरिड आउट बाय स्टेशनरी वेव्स और स्टैंडिंग वेव्स। ओके, और लास्ट हमारा है फिफ्थ क्लासिफिकेशन, जिसको बोलते हैं अदर टाइप्स ऑफ वेव्स। अदर टाइप्स ऑफ वेव्स, अदर टाइप्स में हमारा आता है, जैसे मान लीजिएगा एक तो आपका हुआ वाटर वेव, जल की सतह पर होता है,
वाटर वेव्स हो गया, ठीक है। दूसरा हमारा हुआ ऑडिबल वेव्स, ऑडिबल वेव्स जिसको शब्द तरंग बोलते हैं। उसके बाद हुआ इंफ्रासोनिक वेव, अवसर तरंग बोलते हैं, इंफ्रासोनिक हो गया। इसके बाद में अल्ट्रासोनिक जिसको पार्सल बोलते हैं, अल्ट्रासोनिक हो गया। इसके बाद में शॉक्स वेव जिसको बोलते हैं प्रगाति तरंगें। अब एक एक करके देखिए, वाटर वेव, द वेव्स व्हिच आर क्रिएटेड ऑन सरफेस ऑफ वाटर, ओके। फिर इंफ्रासोनिक, जो ऑडिबल, ऑडिबल होती है शुद्ध तरंगें जिसको हम सुन सकते हैं, यानी ऐसी तरंगें जिनकी आवृत्ति 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज तक होती है। Those waves which may be heard hereby, they are heard by human being. Frequency is between from 20 hertz to 20,000 hertz. Those waves are known as audible waves. If frequency is less than 20 hertz, अगर frequency 20 hertz से कम है, जैसे भूकंप आता है, उसमें अगर जो होती हैं वेव्स होती हैं, एक फ्रिक्वेंसी ऑफ वेव्स इज लेस देन 20 हर्ट्ज, देन वो कहलाती है इंफ्रासोनिक वेव, अवसर तरंगें। इफ फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव इज मोर देन 20,000 हर्ट्ज, अगर 20,000 हर्ट्ज से आवृत्ति ज़्यादा है, दो आर नॉन है, ये कहलाती है हमारी अल्ट्रासोनिक वेव्स, पराश्रय तरंगें। तो शॉक वेव्स ये होती हैं, इसको बोलते हैं प्रगाति तरंगें। Whenever velocity of any particle in air becomes more than velocity of sound, then such type of waves leaves just like conical area behind it. जब कोई जैसे वस्तु है उसकी चाल वायु में ध्वनि की चाल से ज़्यादा होती है तो अपने पीछे कॉनिकल एरिया छोड़ती हैं, तो these waves have a lot of energy. These waves are known as shock waves. So this is the classification of वेव्स, ओके। अब हम लोग देखेंगे टर्मिनोलॉजी। बहुत सारे ऐसे पार्ट हैं जो हर वेव में यूज होते हैं, सो लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। एक एक करके देखते हैं। जैसे पहला है आयाम, जिसको बोलते हैं एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड क्या होता है? आयाम मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाइब्रेटिंग पार्टिकल फ्रॉम द मीन पोजीशन। अपनी मीन पोजीशन से जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता है उसको क्या बोलते हैं? आयाम बोलते हैं, ठीक है। जैसे देखिए पॉजिटिव डायरेक्शन में मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट इधर में है, ठीक है। मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन स्टार क्या कहलाता है? एम्पलीट्यूड। तो दूसरा हमारा है आवर्तकाल, जिसको हम लोग बोलते हैं टाइम पीरियड, ओके। आवर्तकाल क्या होता है? टाइम टेकन बाय द वाइब्रेटिंग पार्टिकल टू कंप्लीट वन वाइब्रेशन, एक चक्कर को पूरा करने में लगा समय। तो टी से डिनोट करते हैं, इसका यूनिट होता है सेकेंड। तीसरा होता है आवृत्ति, जिसको हम लोग बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। ये क्या होता है? नंबर ऑफ वाइब्रेशन ऑफ वाइब्रेटिंग पार्टिकल मेड पर सेकेंड, नंबर ऑफ वाइब्रेशन मेड पर सेकेंड, एक सेकंड में कंपनों की संख्या, यूनिट इसका हर्ट्ज या साइकिल पर सेकेंड, CPS होता है, ओके। इसके बाद में आप देखेंगे इसको बोलते हैं तरंग दैर्घ्य, यानी कि वेवलेंथ। वेवलेंथ ये क्या होती है? डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय वेव इन वन टाइम पीरियड, एक टाइम पीरियड में चली गई डिस्टेंस, ये क्या कहलाती है? हमारी वेवलेंथ कहलाती है। इसको लैम्डा से हम लोग दर्शाते हैं, ठीक है, ओके। अब देखिए जैसे यहाँ पर देखेंगे टाइम पीरियड था, देखिए आपका है आधा चक्कर, ये पूरा चक्कर, तो इसमें टाइम टी लगेगा, ये आधे में होगा T/2, ये आधे का भी आ रहा है, यहाँ लगेगा T/4, यहाँ कितना था 3T/4, ठीक है। तो ये था हमारा टाइम पीरियड का। तो वेवलेंथ क्लियर हो गया, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय वेव इन वन टाइम पीरियड। तो इसके बाद हमारा होता है वेव नंबर, इसको बोलते हैं तरंग संख्या। इसको न्यू डैश से दर्शाते हैं, ये होता है 1/λ। नंबर ऑफ वेव इन यूनिट लेंथ, ये कहलाता है वेव नंबर हमारा कहलाता है, ओके। तो दैट इज वेव नंबर का मतलब होगा कि नंबर ऑफ वेव इन यूनिट वेवलेंथ। इसके बाद में हमारा होता है वेव वेलोसिटी, ओके। तरंग की चाल क्या होती है? वेव वेलोसिटी ये होता है डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय वेव इन 1 सेकेंड, तरंग के द्वारा एक सेकंड चली गई चाल। अभी मैंने बोला था अगर टाइम पीरियड t है तो डिस्टेंस ट्रेवल इन t सेकंड, दैट इज लैम्डा। ये एक आवर्तकाल में चली गई तो क्या कराती है? तरंग कराती है। एक टाइम पीरियड t, वेवलेंथ इज लैम्डा, देन डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय t टाइम, दैट इज लैम्डा। तो एक सेकंड में कितने? लैम्डा बाय t। अभी मैंने बोला डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एनी वेव इन 1 सेकेंड, दैट इज द वेव वेलोसिटी। ये हमारी v हो जाएगी लैम्डा बाई टी।
अभी हम लोग जानते हैं कि फ्रीक्वेंसी इनटू टाइम पीरियड ये हमारा 1 होता है। ओके, तो फ्रीक्वेंसी हो जाएगा 1/t। 1 जब n लिखेंगे तो v इक्वल टू n लैम्डा। इट इज द रिलेशन बिटवीन फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ एंड वेलोसिटी। तो वेव वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है v इक्वल टू n लैम्डा। यहाँ पर v है वेलोसिटी ऑफ वेव, वेलोसिटी चार्ज, n इसकी फ्रीक्वेंसी आवृत्ति है, और लैम्डा उसका क्या है, करंट है, इसको हम बोलते हैं वेवलेंथ। ओके, अब देखिए यहाँ पर एक आपका और बचता है जिसको हम लोग बोलते हैं कि आपका प्रोपोगेशन कांस्टेंट है। प्रोपोगेशन कांस्टेंट है, प्रोपोगेशन कांस्टेंट, इसको हम लोग के से दर्शाते हैं। प्रोपोगेशन कांस्टेंट होता है रेशियो ऑफ एंगुलर फ्रीक्वेंसी टू द वेव वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी और वेव वेलोसिटी का रेशियो क्या कहलाता है, प्रोपोगेशन कांस्टेंट कहलाता है। ओमेगा हमारा होता है 2 पाई n, v इक्वल क्या होता है n लैम्डा। तो n कट गया तो प्रोपोगेशन कांस्टेंट के कितना हो जाएगा 2 लैम्डा। अभी हम लोगों ने बताया था न्यू डैश, ये क्या था 1 लैम्डा। तो 1 लैम्डा क्या था, ये वेव नंबर है। तो 1 लैम्डा दैट मींस k ए भी हो जाएगा 2 पाई इनटू न्यू डैश, दैट इज वेव नंबर। ये हुआ प्रोपोगेशन कांस्टेंट। अब एक अभी और पार्ट आया था जिसको बोलते हैं फेस, जिसको हिंदी में बोलते हैं कलावर फेस। तो फेस इज दैट फिजिकल क्वांटिटी दैट दिस इंफॉर्मेशन ऑफ द वाइब्रेटिंग पार्टिकल, ये दो पार्टिकल वाइब्रेटिंग पार्टिकल की दो चीज बनाती है, एक पोजीशन और एक इसकी मोशन है वेलोसिटी। तो फेस इज दैट फिजिकल क्वांटिटी दैट दिस इंफॉर्मेशन about vibrating particle related to the its position and its motion. Okay, so these were the simple definition related to the vibrating particle. अब हम लोग थोड़ा और आगे चलते हैं। इस बार हम लोग ये देखते हैं कि स्पीड ऑफ वेव, जो वेव की स्पीड है वो क्या होती है। तो देखिए वेव हमारी कितनी टाइप की होती है, एक ट्रांसवर्स वेव और एक लॉन्गिट्यूडनल वेव। तो पहले हम लोग देखते हैं स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव। स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव, मैंने बताया ट्रांसवर्स वेव्स कहाँ पैदा होगी, ट्रांसवर्स वेव्स नीड रिजिडिटी। तो ये सॉलिड में पैदा होगा, ठीक है। तो सॉलिड में क्या होता है, इसकी वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है अंडर ईटा बाई वी। ईटा क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ रिजिडिटी, दृढ़ता गुणांक, और डी है डेंसिटी ऑफ द मटेरियल। ओके, ये आपका किसमें रहेगा, सॉलिड में। तो ट्रांसवर्स वेव्स नीड रिजिडिटी, तो सॉलिड में हो जाएगा। और अभी क्या है, जैसे कोई डोरी तनी हुई है उसमें भी अनुप्रस्थ तरीके की आपकी ट्रांसवर्स वेव पैदा होती है। तो वेलोसिटी ऑफ ट्रांसवर्स वेव्स इन स्ट्रेट स्ट्रिंग, तो ये होता है v इक्वल टू अंडरवुड टी अपॉन m। टी क्या है, टेंशन इन द स्ट्रिंग, m है मास पर यूनिट लेंथ, ये होता है मेरा पाई आर स्क्वायर डी। तो ये हुआ आपका वेलोसिटी ऑफ ट्रांसवर्स वेव, स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव्स। ओके, अब देखिए तो मैंने बोला था स्पीड ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव, स्पीड ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव, लॉन्गिट्यूडनल वेव। अब लॉन्गिट्यूडनल वेव हमारा तीनों पैदा होता है, सॉलिड, लिक्विड, गैस, तीनों पैदा होता है। तो देखिए पहले सॉलिड में लॉन्गिट्यूडनल वेव की जो स्पीड होती है वो होती है अंडर रूट गामा बाई डी। गामा क्या है, यंग मॉडुलस ऑफ द मटेरियल, एंड डी है डेंसिटी ऑफ द मटेरियल। तो दूसरा देखेंगे हम लोग लिक्विड। जब लिक्विड में इसकी हम स्पीड देखेंगे लॉन्गिट्यूडनल वेव की, तो होती है अंडर रूट डी अपॉन डी। डी है डेंसिटी ऑफ द लिक्विड और बी है बुल्क मॉडुलस ऑफ द लिक्विड। फिर स्पीड ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव इन गैस, जब गैसेस में हम देखेंगे तो इसके लिए दो पार्ट हैं। एक तो स्पीड ऑफ साउंड इन गैसेस, सबसे पहला फॉर्मूला हमारा दिया था न्यूटन ने, किसने दिया था, न्यूटन ने, न्यूटन्स फॉर्मूला। न्यूटन ने यह फॉर्मूला दिया था कि व्हेनेवर साउंड ट्रेवल इन गैस टेम्परेचर ऑफ गैस रिमेन्स कांस्टेंट। तो इसमें वेलोसिटी होती है अंडर रूट ई बाई डी, ये है आपकी इलास्टिसिटी। तो न्यूटन ने बताया जब भी कोई वेव किसी लॉन्गिट्यूडनल वेव किसी गैसीय माध्यम में जाएगी तो उस गैस का ताप स्थिर रहता है। तो जब टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट दैट मींस तो ई हो जाएगा 80, यानी आइसोथर्मल इलास्टिसिटी। ओके,
तो आइसोथर्मल इलास्टिसिटी क्या होती है, पी प्रेशर के बराबर, और 0 डिग्री पे प्रेशर होता है 1.01 × 10⁵ और डेंसिटी होती है 1.29। इसको सॉल्व करेंगे तो ये वेलोसिटी आएगी 280 मीटर पर सेकेंड। यानी कि न्यूटन के फॉर्मूले के हिसाब से ये आया कि साउंड की जो वेलोसिटी है एयर में कितनी आएगी, 280 मीटर पर सेकेंड, जबकि ये होती है 332 मीटर पर सेकेंड, वेयर इट इज 332 मीटर पर सेकेंड। सो इट इज मच लेस देन दैट ऑफ 332 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब न्यूटन फॉर्मूला बात लाऊंगा तो इसमें करेक्शन बात डन बाय whenever sound waves travels in gases alternately compression and rarefaction take place. At the time of compression heat is developed, but at the time of rarefaction heat is absorbed. But this process happens so quickly that there is no exchange of heat between system and surrounding. और वैसे भी gases are wet conductor of heat, so heat may not be transferred, heat remains constant. इसका मतलब ये हुआ कि this is adiabatic process, not isothermal. तो जो वेलोसिटी हो जाएगी तो आपकी हो जाएगी P/D। PS है आपका एडियाबैटिक इलास्टिसिटी, तो एडियाबैटिक इलास्टिसिटी होती है गामा P। तो गामा अब एटमॉस्फेयर में कौन सी गैस है, नाइट्रोजन है, N2 है, O2 है, ऑल दीज आर डाइएटॉमिक, और डाइएटॉमिक के लिए गामा होता है 1.41, और हम लोग PYD की वैल्यू अभी हम लोगों ने निकाली थी 280। इसको सॉल्व करेंगे वी विल गेट एग्जैक्टली 332 मीटर पर सेकेंड। तो इस तरीके से करेक्शन बार में कई लाप्लास ये लोगों को क्लियर हो गया। तो करेक्शन यही था कि एज पर न्यूटन इट वाज आइसोथर्मल दैट वाज रॉन्ग, बट एज का लाप्लास करेक्शन प्रोसेस वाज एडियाबैटिक नॉट आइसोथर्मल। ओके, अब देखते हैं सबसे इम्पोर्टेंट कि जब भी कोई साउंड मीडियम में ट्रेवल करती है तो कौन कौन से पैरामीटर उसको इफेक्ट करते हैं। इफेक्ट ऑफ वेरियस पैरामीटर जस्ट लाइक प्रेशर, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी ऑन वेलोसिटी ऑफ साउंड। तो देखिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं इफेक्ट ऑफ प्रेशर, साउंड की स्पीड पे प्रेशर का क्या असर पड़ता है। देखिए एट कांस्टेंट टेम्परेचर, जब टेम्परेचर कांस्टेंट रहे तो साउंड की वेलोसिटी का प्रेशर चेंज का कोई फर्क नहीं पड़ता। कैसे, देखिए वेलोसिटी होती है अंडर गामा P/D। ओके, फॉर 1 मोल ऑफ गैस, 1 मोल गैस के लिए ये क्या होगा, P=RT/P। हम लोग जानते हैं डेंसिटी होता है मास अपॉन वॉल्यूम, तो वॉल्यूम हो जाएगा मास अपॉन डेंसिटी =RT। तो P/D ये हमारा कितना हो जाएगा, RT/M। ओके, अब आप देखिए इसका मतलब ये हुआ कि जो वेलोसिटी हो जाएगी वो अंडर गामा P/D क्या हुआ, RT/M। तो ये क्लियर हुआ कि whenever टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट, अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो वेलोसिटी क्या है, गामा RT/M, तो चेंज इसमें प्रेशर आया नहीं। इट मींस देयर इज नो इफेक्ट ऑफ चेंज इन प्रेशर ऑन साउंड वेलोसिटी इफ टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा तो प्रेशर चेंज का साउंड वेलोसिटी में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इट इज द ग्राफ बिटवीन चेंज इन प्रेशर एंड वेलोसिटी। देखिए आप प्रेशर चेंज करेंगे बट यू विल गेट वेलोसिटी का इसके पहले लाएगा, दैट मींस प्रेशर चेंज का वेलोसिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो दूसरा है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। देखिए टेम्परेचर का इफेक्ट देखिए, अभी हम लोगों ने देखा बीच का टू क्या है, अंडर गामा RT/M। देखिए वेलोसिटी है अंडर गामा P/D। सपोज करिए ये क्वेश्चन है कि व्हेनेवर साउंड ट्रेवल इन गैसेस, दो पार्ट हो सकते हैं। इफ गैस इज ओपन व्हेनेवर इट इज हीटेड, टेम्परेचर में क्या है, टेम्परेचर बढ़ाएंगे, whenever gas is heated तो gas is open to expand, then its volume increases। तो वॉल्यूम जब आपका इंक्रीज होगा then what will happen, वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो डेंसिटी आपकी कम हो जाएगी, डेंसिटी कम हुई तो क्या होगा, वेलोसिटी आपकी बढ़ जाएगी। और सपोज करिए गैस किसी कंटेनर में बंद है, एक गैस इज इनक्लोज्ड इन ए कंटेनर, then what will happen, whenever it is heated तो क्या होगा, वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट बट प्रेशर विल इंक्रीज, प्रेशर बढ़ेगा तो भी आपका वेलोसिटी बढ़ेगी। इट मींस दोनों कंडीशन में क्या होता है, बाय इंक्रीजिंग द टेम्परेचर वेलोसिटी ऑफ साउंड विल इंक्रीज। इसका फॉर्मूला होता है Vt = V0 1 + 0.61T। इसका मतलब ये होता है हम लोग का एक साउंड में अगर 1 डिग्री सेल्सियस साउंड की वेलोसिटी बढ़ाएंगे तो इसकी स्पीड जो है 0.61 मीटर पर सेकंड बढ़ जाती है। फॉर्मूला ये है कि Vt = V0 + 0.61T। ओके,
कि by increasing the temperature of medium 1 degree Celsius, sound velocity will increase 0.61 मीटर पर सेकेंड। ये हुआ इफेक्ट ऑफ आपका प्रेशर हो गया, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर का हो गया। अब देखिए टेम्परेचर में जैसे हम लोगों ने देखा फॉर्मूला क्या है, V इक्वल टू अंडर रूट गामा RT बाई एम। तो V स्क्वायर प्रोपोर्शनल T होगा। तो यहाँ का V स्क्वायर और T में ग्राफ लेंगे, वी विल गेट स्ट्रेट लाइन। तो कैसा कर्व आएगा, स्ट्रेट लाइन। और अगर हम लोग ऐसे लें कि V प्रोपोर्शनल रूट ऑफ T, तो साउंड की वेलोसिटी और रूट T में जब कर्व लेंगे तो वी विल गेट द कर्व जस्ट लाइक यानी पैराबोलिक। तो कैसा आएगा, पैराबोलिक। ओके, अब ये है इफेक्ट ऑफ ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी का हमारा ये इफेक्ट क्या पड़ेगा, ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी का मतलब होता है डेंसिटी ऑफ ह्यूमिड एयर। ह्यूमिड एयर का मतलब होता है एयर मिक्स्ड विद वाटर वेपर। तो डेंसिटी ऑफ ह्यूमिड एयर, डेंसिटी ऑफ ह्यूमिड एयर इज लेस देन डेंसिटी ऑफ ड्राई एयर। तो वेलोसिटी क्या होती है, अंडर रूट गामा P बाई D। तो ह्यूमिड एयर जिसमें वाटर वेपर मिक्स होता है उसकी डेंसिटी ड्राई एयर से क्या है, कम है। तो डेंसिटी कम है तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। इसका मतलब हुआ कि ह्यूमिड एयर में साउंड की स्पीड बढ़ जाती है ज़्यादा देन दैट ऑफ ड्राई। इसलिए हम देख सकते हैं कि आपका साउंड ऑफ सायरन या साउंड ऑफ आपका ट्रेन व्हिसल मे बी हर्ड अप टू लार्ज डिस्टेंस इन रेनी सीजन rather than that of summer, क्योंकि रेनी सीजन में क्या होता है, एयर बिकम ह्यूमिड, साउंड वेलोसिटी विल इंक्रीज। एक होता है आपका एयर का भी स्पीड, मान लो वाइंड की स्पीड हमारी क्या है, VW है, ओके, और साउंड की क्या है, वेलोसिटी V है। देन व्हाट विल हैपन, अगर एयर जिधर में जा रही है साउंड उधर में जा रही है तो दोनों बढ़ जाएगी। और सपोज करिएगा साउंड इज मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन टू द वाइंड, तब कितना होगा मेरा, VW माइनस V, वो हो जाएगा, घट जाएगी। तो लास्ट में होता है इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी। आप आवृत्ति का क्या प्रभाव पड़ता है, देखिए फ्रीक्वेंसी है नो इफेक्ट ऑन साउंड वेलोसिटी। इफ इट हैज इफेक्टेड बाय फ्रीक्वेंसी देन नोबडी मे एंटरटेन द ऑर्केस्ट्रा प्रोग्राम। इसका मतलब हुआ कि साउंड की वेलोसिटी पर मैंने पहले बोला कि साउंड वेलोसिटी डजंट डिपेंड अपॉन फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ और इंटेंसिटी, इट डिपेंड्स अपॉन द मीडियम बिकॉज इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ मीडियम। ओके, तो एक लास्ट हमारा एक और बचा कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन साउंड वेलोसिटी इन गैस एंड साउंड वेलोसिटी। एक लास्ट है हमारा कि साउंड वेलोसिटी जब किसी गैस मीडियम में जाती है तो गैस मीडियम का रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी और उसमें क्या फर्क है। तो V इज इक्वल टू रूट ऑफ गामा बाई 3 इंटू V RMS। मतलब ये होगा V क्या है, वेलोसिटी ऑफ साउंड इन गैस में है, ठीक है, और VRMS हमारा क्या है, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी है। क्लियर है। तो क्वेश्चन हमारा हुआ V इक्वल टू रूट गामा बाई 3 VRMS। ये रिलेशन हमारा है कि किसी भी साउंड की वेलोसिटी यानी V और उस मीडियम के जो गैस के मॉलिक्यूल है उसका रूट मीन स्क्वायर द्रव्यमान मूल में क्या रिलेशन है। तो रूट गामा बाई 3 इज लेस देन 1। इसका मतलब दिस इंप्लाइज क्लियर हुआ कि V इज लेस देन VRMS। मतलब ये हुआ कि किसी भी गैस में साउंड का जो वेग होता है उस मीडियम में जो पार्टिकल्स हैं, मॉलिक्यूल्स हैं, उनके वर्गमात्र मूल वेग से हमेशा कम होता है। यानी वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एनी गैस इज लेस देन वेलोसिटी रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल ऑफ द gases. So thank you. This is about the theory of wave motion. Tomorrow I will take numerical problem of wave motion. If you have any problem, leave your problem in my comment box. Thank you.